नमस्कार। इन दिनों कांग्रेस को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और आपने इस विषय पर शायद बहुत सारे विश्लेषण देख सुन भी लिए हों। यह विश्लेषण थोड़ा सा अलग है। अलग इस लिहाज से है कि चूंकि दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है और उस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है, तो इस पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि दिग्विजय सिंह बाय नेचर किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो किस तरह की बातें करते रहे हैं, उनकी मानसिकता किस प्रकार की रही है और अपने विरोधी दल खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो किस तरीके से सोचते रहे हैं। मैंने सोचा कि चूंकि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की है, आरएसएस की प्रशंसा की है, तो उनके पुराने जो विवाद हैं उन पर एक नजर डालने की मैंने कोशिश की और बहुत सारे विवाद मैंने ढूंढे भी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और उसमें नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर की, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ। नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं, आडवाणी जी पीछे बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और उन्होंने कहा कि देखिए किस संगठन की ताकत, देखिए कि किस तरीके से एक छोटा सा नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है बाद में। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा। अब लोगों ने इसे यह सोच लिया कि नरेंद्र मोदी की आड़ में वो राहुल गांधी पर आलोचना कर रहे हैं, राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि राहुल गांधी में जो है संगठन में दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता कांग्रेस की, खासतौर से वो ये बात कहना चाहते हैं। हालांकि वो इस पोस्ट को अपने डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे डिलीट नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ मीडिया चैनल्स को, कुछ अखबार वालों को इंटरव्यू भी दिए। इंडियन एक्सप्रेस के साथ उन्होंने बातचीत की और उसमें उन्होंने उस बात को एक बार फिर से दोहराया कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी, इन सब की जो नीतियां हैं या जो आरएसएस की विचारधारा है, उससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन संगठन की ताकत क्या होती है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दिग्विजय सिंह निश्चित रूप से जानते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और एक समय तो उन्हें राहुल गांधी का मेंटोर कहा जाता था। यह कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने एक समय जिम्मेदारी दी थी कि आप राहुल गांधी को मेंटोर कीजिए, जिस समय वो नए नए राजनीति में आ रहे थे, अपना पहला चुनाव लड़ने वाले थे और दिग्विजय सिंह संभवतः उस समय मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह की बातें सुनने में अक्सर आती हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, इनका जो शुरुआत है करियर की 1985 में हुई, जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के। उन्होंने 38 साल के दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के कांग्रेस का प्रमुख बनाया। मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ के पूर्व शाही परिवार से ये आते हैं। 78 ईयर्स के हैं। अब इस समय 2 बार के राज्यसभा के सांसद हैं और इनका जो ये वर्तमान कार्यकाल है 2026 में समाप्त होने जा रहा है। कुछ लोग उनके इस बयान को इससे भी जुड़ करके देख रहे हैं। उन सबको लग रहा है कि पता नहीं राहुल गांधी और जो बाकी उनकी टीम है वो दिग्विजय सिंह को फिर से राज्यसभा में भेजेंगे या नहीं। इसे लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है और इस बार इनको फिर से चुनवाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर शायद दिग्विजय सिंह को कुछ इंडिकेशंस मिले हों, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के बयान देने अभी से शुरू कर दिए हैं। लेकिन इनके बारे में और बताऊं मैं आपको, राजनीति में उनकी दूसरी पारी 2000 बाद के बाद कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनके उदय से शुरुआत होती है और मध्य प्रदेश में वो 2 बार इस बीच मुख्यमंत्री भी रहते हैं। जनवरी 2023 में दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने एलओसी के पार 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह जताया था। उन्होंने 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले पर भी सवाल खड़े किए थे और सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगाए थे। और अभी हाल ही में संसद में रिपोर्ट पेश, उन्होंने कहा कि अभी तक संसद में रिपोर्ट पेश नहीं की गई है कि 40 सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में क्यों शहीद हुए थे। उनकी टिप्पणियों पर भाजपा ने बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यह कहा था कि वो नफरत में अंधे हो गए हैं, उन्होंने देश के सशस्त्र बलों का अपमान किया है। तो इस तरह की बातें वो अक्सर कहते रहते थे। 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर के फर्जी होने का उनका दावा और न्यायिक जांच की मांग से भी मनमोहन सिंह सरकार मुश्किल में पड़ गई थी। उन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले से कुछ घंटे पहले महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे से बात की थी। उस पर भी एक बड़ा विवाद हो गया था खड़ा
उस हमले में करकरे मारे गए थे। आप जानते हैं कि जो कसाब ने हमला किया था वो सब आतंकवादियों ने, उसमें हेमंत करकरे की मौत हो गई थी। दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया था कि एटीएस प्रमुख ने उन्हें बताया था कि उन्हें हिंदू चरमपंथियों से धमकी भरे फोन आ रहे थे। करकरे उस समय 2008 के मालेगांव विस्फोटों की जांच कर रहे थे, जिसमें एक हिंदूवादी समूह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि उनका कहने का मतलब यह था कि हो सकता है कि हेमंत करकरे को किसी हिंदू संगठन ने मारा हो, जबकि वो सीधे सीधे आतंकवादियों की गोली से मारे गए थे, आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए थे। लेकिन उन्होंने उसको मालेगांव वाली घटना से जोड़ा। इस प्रकार के बयान वो देते रहे हैं। 2010 में आजमगढ़ की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि आतंकवादी हमलों के मामलों में आजमगढ़ का नाम क्यों लिया जा रहा है। पार्टी को भी उन्होंने कोने में धकेल दिया था और उन्हें अक्सर ध्रुवीकरण वाले बयान देने के लिए माना जाता है कि वो मुस्लिम लाइन को जरूरत से ज्यादा खींचते हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते 2010 में सरकार की नक्सल विरोधी नीति पर उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम पर भी निशाना साधा था। यहां तक कि एक समाचार पत्र के लेख में उन्हें बौद्धिक रूप से अहंकारी तक कह दिया था। उनका यह कहना था कि साहब ये बौद्धिक रूप से अहंकारी हैं पी चिदंबरम और किसी की सुनते नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में अब रेयर ही बचे हैं। उनकी मानसिकता के गुलाम नबी आजाद भी हुआ करते थे और उनकी मानसिकता के हेमंत बिस्वा शर्मा भी हुआ करते थे। ये सब कांग्रेस में रहते थे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए ये इस बात को रियलाइज करते थे कि आरएसएस में संगठन की ताकत है। अब दिग्विजय सिंह ने जो अपने लेटेस्ट इंटरव्यू दिए हैं, जैसे कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर से यह स्वीकार किया, कुछ क्वेश्चंस मैंने उनके उसके जरूर पढ़े। उन्होंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास तो राहुल गांधी से डायरेक्ट बात करने का विकल्प खुला हुआ है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात राहुल गांधी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक आपको पता होगा कि शनिवार को हुई थी, और उस बैठक से कुछ घंटे पहले उनका वो पोस्ट आया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरे मन में कोई गलत बात होती तो मैं सीडब्ल्यूसी की जो बैठक थी उसमें भी अपनी बात कह सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस मौके पर यह पोस्ट लिखी जानी चाहिए तो मैंने लिखी। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा और नरेंद्र मोदी के कामकाज और उनकी नीतियों का सबसे कट्टर आलोचक हूं। मैंने ऐसा करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ा कि जब इनकी आलोचना करनी हो, लेकिन जहां तक उनके संगठन का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका संगठन कांग्रेस से कहीं बेहतर है। दूसरे, उन्होंने उनसे एक सवाल यह भी पूछा गया कि तो क्या कांग्रेस को आरएसएस से सीखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुद्दा यह है कि कांग्रेस आंदोलनों की पार्टी है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था, जिसने हमें प्यार, करुणा, सत्य और अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता दिलाई। मुझे बताएं कि किस दूसरे देश ने ऐसा किया। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये दिग्गज और निश्चित रूप से सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता और लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, जलियांवाला बाग और अन्य चीजों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यह इतिहास है कि हमने बिना एक गोली चलाए केवल अहिंसक साधनों के माध्यम से स्वतंत्रता जीती। यह महात्मा गांधी की शक्ति है। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और हमने शुरुआत कर दी है। मूल रूप से मैं हमेशा विकेंद्रीकरण के पक्ष में रहा हूं। यदि आप मेरा कार्यकाल देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण मेरी पहचान थी, इसलिए मैं ईमानदारी से विकेंद्रीकरण में विश्वास करता हूं। अब देखिए, उन्होंने यहां साफ तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस के भीतर जो लीडरशिप है वो सेंट्रलाइज हो गई है, 2-3 लोगों तक ही सिमट करके रह गई है, खुलकर नहीं बोले हैं। हालांकि उन्होंने साथ ही साथ इसके जवाब में यह भी कह दिया कि राहुल गांधी ने आजकल जो जिलों में संगठन है पार्टी का, उसे भी शक्ति दी है, उसको भी उन्होंने ताकत देने का काम किया है, अपनी मर्जी से काम करने को कहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिग्विजय सिंह की जो कुंठा है कि कांग्रेस में उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए, वो बार बार सामने आती है। और एक बात और बता दूं कि ये जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने तभी से बोलना शुरू किया जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जब गुलाम नबी आजाद बोल रहे थे तो कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और जम्मू कश्मीर में उनका कोई फ्यूचर नहीं था। केंद्र में अगर कांग्रेस सत्ता में रहती या कुछ राज्यों में या मध्य प्रदेश में रहती, तब दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान नहीं आता। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में मलाई खाई है। अब जब उन्हें सड़कों पर संघर्ष करने का समय आया है तो उन्हें ज्ञान
देने की बात आई। देखिए, जिस समय ये लोग पार्टी में सक्रिय थे और इनकी मर्जी से पार्टी चलती थी, ये संगठन में किसी की नहीं मानते थे। जब ये मुख्यमंत्री थे, अपनी मर्जी चलाते थे, संगठन को भी अपनी मर्जी से चलाते थे। तो ये कांग्रेस में कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इस समय राहुल गांधी ने एक ऐसा कॉकस अपने चारों तरफ बना लिया है कि किसी भी नेता का उनसे अप्रोच करना असंभव हो गया है। इसीलिए इस प्रकार के बयान समय समय पर ये सब नेता देते रहते हैं। शशि थरूर क्यों नाराज हैं? शशि थरूर इसलिए नाराज हैं कि वो केरल में अपनी एक निर्णायक भूमिका चाहते थे कि साहब मुझे कोई ऐसा काम दो आप केरल में कि केरल में मुझे कांग्रेस का सीएम फेस क्यों नहीं बना सकते आप। उन्होंने खुलेआम कहा, राहुल गांधी से मिलकर के समय भी मांगा, लेकिन उनकी बात किसी ने मानी नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा बरसों पहले कहा करते थे कि मैं राहुल गांधी से अपनी समस्या कहने के लिए आया तो वो चिकन बर्गर खाते रहे थे और मेरी बात सुनकर के चले गए थे। उसी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने फैसला किया था कि मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाऊंगा। और आज देखिए, बीजेपी में टॉप के 5 नेताओं में हेमंत बिस्वा शर्मा की गिनती होने लगी है। तो ये सब जो लोग हैं कायदे से ये बात कह नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह यह है कि अब दिग्विजय सिंह इस उम्र में बीजेपी में नहीं जा सकते। वहां पहले से ही शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के इतने बड़े बड़े नेता पहले से ही मौजूद है। वहां इनका कुछ नहीं होने वाला। पार्टी छोड़ने का विकल्प इनके पास नहीं है, नई पार्टी बनाने की ताकत इनके पास नहीं है। शरद पवार ने भी कभी 25-30 साल पहले अपनी पार्टी बना दी थी, इसलिए उनकी पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। या ममता बनर्जी ने भी 2 दशक पहले टीएमसी बना ली थी। आज ये लोग इस पोजीशन में भी नहीं है। गुलाम नबी आजाद घर पर बैठ गए, लेकिन दिग्विजय सिंह अभी एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में भी बना करके रखे और उनकी लल्लो चप्पो भी करते रहे। लेकिन राहुल गांधी के समय में यह हो नहीं रहा है, इसलिए अब वो ज्ञान देने लगे हैं कि कांग्रेस को आरएसएस से प्रेरणा लेनी चाहिए। आरएसएस जैसे संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो कांग्रेस को अपनाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देखिए, मेरी नई किताब आ चुकी है, परफॉर्मर टू रिफॉर्मर। मैंने आप सबको बताया था कि इस बार इस किताब के हिंदी और इंग्लिश संस्करण हम दोनों साथ साथ लाने जा रहे हैं। इस देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर यह किताब लिखी गई है। कोई भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर किस तरीके से काम करते थे और गृह मंत्री के तौर पर पिछले 6 सालों में उन्होंने क्या काम करके दिखाए हैं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है उनके सारे विभागों में किए गए रिफॉर्म्स का और बदलावों का। तो इस किताब को आप मंगाइए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह पर ये अवेलेबल है और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।